हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स के बारे में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और देखिए, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन इनर्ट होते हैं, इनर्ट कहे जाते हैं, इसी वजह से इनका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स, जिनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। और ये कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू नॉन पोलर बॉन्ड्स, क्योंकि इनके जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है। ठीक है, और जैसे आप एल्केन्स में इस तरह से देख लेते हो, तो ये जो सारे बॉन्ड्स है वो कैसे बॉन्ड्स है? ये नॉन पोलर बॉन्ड्स है। इसकी वजह से ये कम कम रिएक्टिव होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये जो रिएक्शंस भी है, लिमिटेड टाइप ऑफ रिएक्शंस ही शो करते हैं। अब जो मैं आपको ये रिएक्शंस करवा रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो भी पर्टिकुलर कंडीशंस में, पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर देकर ही आपको पर्टिकुलर इसके लिए आपको कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जाके एल्केन्स ये सब रिएक्शंस देता है। ठीक है, ये नहीं है कि इजीली नॉर्मल कंडीशन पे ही रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये इनर्ट होते हैं, इसीलिए इसमें स्पेशल कंडीशंस आती है, जैसे लाइट की, टेम्परेचर की। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जो करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? बेसिक सी बात है, जो ये एल्केन्स है, जैसे हम ये मीथेन ले लेते हैं, अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी एक ग्रुप से, जैसे XYZ कोई भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम्स है या फिर एटम है, सिंगल एटम भी रिप्लेस हो सकता है, और ये क्या बन जाता है? यहाँ पर ये बन गया CH3X। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो गया बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो इन्हीं रिएक्शंस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनमें एल्केन्स के हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है किसी अदर ग्रुप से, ठीक है, या फिर एटम से। उसी तरह से इस एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की है, वैसे ही हम इन हाइड्रोजन्स को भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप किसकी कर सकते हो? हेलोजन्स की भी कर सकते हो, नाइट्रो की भी कर सकते हो, नाइट्रो ग्रुप की भी कर सकते हो, सल्फोनेशन भी होता है। लेकिन आपके NCERT में डिटेल में बताया गया है हेलोजिनेशन, तो हम हेलोजिनेशन को ही डिटेल में करने वाले हैं। सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन हम नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, आपके NCERT में भी ओनली हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म दी है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन आ जाता है। सो हेलोजिनेशन जो होता है वो काइंड ऑफ क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है वो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ वाइडर टर्म, और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन्स आपको पता ही होगा, हेलोजन्स होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सब क्या कहलाते हैं? ये हेलोजन्स होते हैं। अब इस हाइड्रोजन को अगर आप वन ऑफ द हेलोजन से रिप्लेस कर दो, तो ये रिएक्शन हो जाती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो हम यहाँ पर बेसिक रिएक्शन मैं यहाँ पर राइट करती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे एल्केन को मैं दिखाती हूँ RH से, एक हाइड्रोजन एल्केन का मैंने बाहर इस तरह से दिखाया है। X2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम हेलोजन को, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फिर क्या करते हैं आप? यहाँ पर रिएक्शन होगा। अब ये जो रिएक्शन होता है, ध्यान देने वाली बात है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो, जो H है, H का मतलब होता है लाइट, या फिर आप कह सकते हो फोटोन, जो हमने पीछे सेकंड चैप्टर में शायद करा है। ये H का मतलब क्या है? ये फोटोन ऑफ लाइट है। दैट मीन्स H कहीं पर भी आ जाए, उसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो रिएक्शन हो रही है। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन हो रही है, या तो इसके लिए आपको लाइट देने की ज़रूरत है H, और या फिर अगर आप लाइट नहीं देना चाहते, आपने टेम्परेचर बढ़ा के करना है, तो 520 से लेके 670 केल्विन तक का आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और जब हेलोजिनेशन होती है, तो हेलोजिनेशन में एक हेलोजन यहाँ पर लग जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, हाइड्रोजन और ये X मिलके बनाएगी HX। ठीक है, और साथ में यहाँ पर R के साथ लग जाएगा X, जो ये हेलोजन है, और ये जो आपके पास है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। क्या है ये? एल्काइल हैलाइड। और ये क्या था? यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, दिस इज एल्केन। तो यहाँ पर आपके पास आया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन हुआ। कहाँ से शुरू करा था आपने? यहाँ से एल्केन से शुरू करा था, तो एल्केन की होगी हेलोजिनेशन, जिससे वो बन गया एल्काइल हैलाइड। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो देखो, हेलोजन्स ये सारे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है?
टुवर्ड्स हलोजिनेशन। इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और आयोडीन की जो हलोजिनेशन है वो सबसे स्लो होती है और सबसे बहुत ही मुश्किल से होती है, उसके लिए भी स्पेशल कंडीशंस है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमने कर लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो फ्लोरीन और आयोडीन है वो इतने इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। वैसे हम सभी को पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन, वो मॉडरेट है। ये बहुत ही स्लो है, ठीक है, वेरी स्लो एंड दिस इज़ वेरी फास्ट। जो फ्लोरिनेशन होती है वो वेरी फास्ट होती है, बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है, और ये होती है मॉडरेट। इनका जो रेट होता है, स्पीड होती है, वो होती है मॉडरेट। इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो वैसे ही हम पहले फ्लोरिनेशन का पहले देख लो। यहाँ पर जो फ्लोरिनेशन होती है वो टू विग्रस होती है, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ये बहुत ही फास्टली, अगर आप फ्लोरिनेशन करना चाहो इस मेथड से एल्केन्स का, तो वो बहुत ही विग्रस रिएक्शन होगी और वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, उसमें क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है। ठीक है, और वो फ्लोरिनेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमें, इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो बिल्कुल एक्सटेंसिवली वो टूट जाते हैं, तो हमारे पास मिक्स्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसका कुछ खास यूज़ नहीं होता। अगर हमें एल्काइल हैलाइड्स चाहिए तो एल्काइल फ्लोराइड का कोई भी आगे यूज़ नहीं होता, तो ये कम यूज़ की होती है फ्लोरिनेशन। फर्स्ट रीज़न इज़ टू विग्रस, और सेकंड रीज़न क्या होती है कि ये हम विग्रस है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो आपके पास एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा उसका भी आगे इतना ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरिनेशन टू विग्रस है, ये आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन का अगेन थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा मॉडरेट होता है, और जब भी आपको मैकेनिज्म वगैरह पूछते हैं तो क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन की पूछते हैं। ठीक है, आयोडीनेशन या फिर फ्लोरिनेशन की वो नहीं पूछेंगे। तो क्या होता है, सबके लिए सेम स्टेप्स होते हैं। क्लोरिनेशन हम करवाते हैं तो रिएक्शन देखो किस तरह से होती है। जैसे ये यहाँ पर आपके पास है एल्केन, ठीक है, तो एल्केन के साथ क्या हो जाएगा, एल्केन मीथेन हमने यहाँ पर लिया है, उसकी हमने क्लोरिनेशन करवाई। ठीक है, क्लोरीन को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ HNO यहाँ पर रिएक्शन करवाई, तो पहले क्या हो जाता है कि इसका जो हाइड्रोजन है इसके साथ जाके ये बना देता है HCl। ठीक है, तो आपके पास एक मोनोक्लोरिनेटेड मिलेगा CH3Cl, आपको एक क्लोरीन सब्सटीट्यूटेड आपको प्रोडक्ट मिला। अब फर्दर अगर दूसरा मोल भी इससे रिएक्ट हो गया, दूसरा मोल कैसे रिएक्ट होगा इससे, HNO, इससे CH2Cl2 आपको मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बाय 2 क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर HCl मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसको उठा के ले लो CH2Cl2 को, और उसमें क्लोरिनेशन फर्दर करवाओ, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर CHCl3, तीनों क्लोरीन आ जाएंगे। अब एक जो बचा है यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन क्लोरिनेशन करके आपके पास ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय द क्लोरीन, तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस HCl। इसी तरह से क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है, हमने चारों हाइड्रोजन्स को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया बाय क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन रहती है। फ्लोरिनेशन भी कर दी। ब्रोमिनेशन का जो स्टेप होगा वो भी सिमिलरली होगा, सेम स्टेप होगा जैसे आपने ऊपर करे हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे मीथेन है CH3CH, जैसे इथेन है यहाँ पर CH3CH3, उसकी हमने ब्रोमिनेशन करवानी है। ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO करनी होगी, तो क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएगा, तो CH3CH2 सब्सटीट्यूशन हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन और HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी सिमिलर होती है जैसे ऊपर हमने करी है क्लोरिनेशन, लेकिन ये होती है थोड़ी सी, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इनकी स्पीड होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू क्लोरिनेशन। ठीक है, देन कम्स आयोडीनेशन। आयोडीनेशन से क्वेश्चन आता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, ये जो आयोडीनेशन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। जब आप आयोडीनेशन करते हो, कैसे करोगे आयोडीनेशन, जैसे हम ले लेते हैं मीथेन। ठीक है, CH4 में आपने क्या करा, आयोडीन का मॉलिक्यूल डाला, जैसे कि बाकी रिएक्शंस आप कर रहे हो, क्या होगा, रिप्लेस होके CH3I आ जाएगा। ठीक है, प्लस HI आ जाता है। ठीक है,
नाउ द प्रॉब्लम इज विद दिस HI, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं। और रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का मतलब है माइनस ऑक्सीजन या फिर प्लस हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाता है, इस CH3I की रिडक्शन करवाता है। ये यहाँ पर क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन आके ये बन जाता है CH4, दैट मीन्स ये रिएक्शन जाती है दूसरी साइड पे। तो ये रिएक्शन बन जाती है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब आपने बनाना क्या है, आपको मेन प्रोडक्ट चाहिए CH3I, बट ड्यू टू दिस HI विच इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि CH3I की रिडक्शन हो जाती है बैक टू द एल्केन, CH4 में एल्केन दोबारा आपको मिल जाता है। सो हम बोलते हैं जो आयोडीनेशन अगर आप इस तरह से कराओगे दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये स्लो भी इसी वजह से हो जाती है क्योंकि आपको मेन प्रोडक्ट चाहिए फॉरवर्ड वाला एल्काइल हलाइड, लेकिन ड्यू टू दिस HI हाइड्रोजन आयोडाइड विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट जो कि रिड्यूस कर रहा है एल्काइल हलाइड को बैक टू द CH4, उसकी वजह से आयोडीनेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये वेरी स्लो है रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड ऑल्सो वेरी स्लो। एंड जो डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स है दैट कांट बी डन, ठीक है, क्योंकि ये क्या करा हमने, ये थी डायरेक्ट, ये क्या है, ये है डायरेक्ट आयोडीनेशन। हम कर रहे हैं कि आयोडीन को CH4 को हम यहाँ पर एल्केन को ट्रीट करवा रहे हैं आयोडीन के साथ, तो ये डायरेक्ट आयोडीनेशन हम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता इस तरह से, ये नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं जो मैंने समझाया आपको। HI formed in the reaction, HI is formed in the reaction which is a reducing agent and reduces CH3I back to the CH4, ठीक है। जो मैंने रिएक्शन आपको बताई वो हो रही है यहाँ पर। सो अगर हम डायरेक्ट आयोडीनेशन करते तो क्या आ जाती है रिएक्शन, डायरेक्ट आयोडीनेशन से CH4 में हमने करा था आयोडीन ऐड, तो बनना था CH3I प्लस HI, ठीक है। और ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस करेगा इसको बैक टू द CH4, ठीक है। तो ये हुई थी अगर हम डायरेक्ट आयोडीनेशन की कोशिश करें, लेकिन आयोडीनेशन तो करवानी है, तो दूसरा मेथड क्या है आयोडीनेशन का, तो आयोडीनेशन हमें करवानी पड़ेगी इसके, देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये HI विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इसके इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा, जो प्रॉब्लम जो दिक्कत इसकी वजह से हो रही है उसको वो नलीफाई करेगा। सो आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं HiO3 आयोडिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और भी है लेकिन आपके सिलेबस में इतने ही हैं। तो आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम आयोडीनेशन करें तो हमारे पास इजीली क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा एल्केन। अब इसका रीज़न देखो क्या होता है, देखो मेनली हमने क्या करा यहाँ पर, CH4 प्लस आयोडीन गिव्स टू CH3I प्लस HI, यहाँ पर हमें मिला HI रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने रिवर्सिबल रिएक्शन करवाई। अगर हम सेम रिएक्शन क्या कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3, यहाँ से पिक करते हैं, तो HiO3 की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ये HI हो रहा है वो HiO3 के साथ इस आयोडाइक एसिड के साथ, आयोडिक एसिड के साथ मिलके HI क्या हो जाता है, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, और खुद क्या होते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे होगी HI की जो ऑक्सीडेशन होती है वो कैसे हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और बाकी रिमेनिंग H2O आपके पास मिल जाता है। बाकी इसको बैलेंस कर देते हैं हम। यहाँ पर 2 आयोडीन है, 2 आयोडीन आपके पास प्रेजेंट है। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 3 है,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास एक ही ऑक्सीजन है, तो इसे करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 6 आ गया अब यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो दैट यहाँ पर 5 + 1 6 हो जाए, और यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो दैट टोटल नंबर ऑफ आयोडीन आपके पास कितने हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, तो ये बैलेंस हमने कर दिया। तो अभी हमने ये जो रिएक्शन करवाई है टोटल, ये करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने क्या करा, जो हमने रिएक्शन करवा रहे हैं आयोडीन और एल्केन के साथ में, हमने थोड़ा सा पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 ऐड कर लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जब ये रिएक्शन हुई और हमें ये वाला प्रोडक्ट जो मिला HI, जब हमें ये मिला तो ये क्या हो रहा है, ये इससे रिएक्ट नहीं होगा, इसका जो नलीफाई करना है, इसके इफेक्ट को जो कैंसिल करना है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर लेगा, इस HI को बिल्कुल पकड़ लेगा और इसके साथ रिएक्शन करवा के इसको न्यूट्रलाइज तो नहीं कहेंगे, रिड्यूस कर लेगा। HI की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, खुद ये रिड्यूस होगा। HI को ये ऑक्सीडाइज करेगा इनटू आयोडीन। ठीक है, और जो ये आयोडीन है, ये इतना कैपेबल नहीं होगा कि ये दोबारा CH3 की रिडक्शन करवा ले इनटू CH4। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडिक एसिड, उसको डालने से देखो क्या हमें फ़ायदा हुआ कि जो ये हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर मिल रहा था हमें, वो क्या हो गया, वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। आयोडीन में कन्वर्ट होने से यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। अब CH3 को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और एल्काइल हैलाइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इसीलिए आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स डायरेक्ट नहीं होती, that can be carried out only in the presence of oxidizing agent, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, HI को विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, उसको वो आयोडीन में कन्वर्ट करता है और इसको CH3 को डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो ये रिएक्शन इस तरह से चलती है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पेपर में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो देखो ये जो मैकेनिज्म होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, और जो आपने फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन देखी है, बेशक उनके रेट्स अलग अलग है, एक वेरी फास्ट है, एक वेरी स्लो है, तो यूज़ का नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म जो आपकी क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन की है वो चलती है फ्री रेडिकल से। ठीक है, अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, देखो फ्री रेडिकल का मतलब है कि रेडिकल के प्रेजेंस पे, रेडिकल्स क्या होते हैं, मान लो कि एक बॉन्ड है, AB बॉन्ड है। ठीक है, जब इनकी होमोलिटिक फिजन होती है, ठीक है, होमोलिटिक फिजन का क्या मतलब है कि ये इक्वली लाइट से क्या हो जाता है, इक्वली टूट जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो अगर इक्वली इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, A रेडिकल मिल जाएगा और दूसरा B रेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलते हैं, ये दोनों कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या होते हैं ये, फ्री रेडिकल्स। एंड ये इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल होगी और फ्री रेडिकल से ही आगे मैकेनिज्म चलने वाली है। तो जो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, जर्नली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, जिसमें इनिशिएट होता है। ठीक है, सेकंड इज चेन प्रोपेगेशन, जिसमें आपकी चेन प्रोपेगेट होती है आगे आगे। एंड लास्ट में होती है टर्मिनेशन या फिर चेन टर्मिनेशन, जिसमें चेन आपकी टर्मिनेट होती है, एंड हो जाता है, एंड ऑफ द रिएक्शन होता है। तो जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आती है तो उनमें 3 स्टेप्स ये रहते हैं, फर्स्ट इज इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, देखो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएट होता है, दैट मीन्स यहाँ पर होगा प्रोडक्शन ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल्स जो है उनका फॉर्मेशन होगा, और रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, या तो आप लाइट स्ट्राइक करवा दो ऊपर से, या फिर आप टेम्परेचर का रेंज रखो 520 केल्विन से लेके 670 केल्विन तक। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी यूज़ करके हमने क्या करवाया, पहले होमोलिटिक हमने यहाँ पर फिजन करवाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से फ्री रेडिकल बन रहे हैं, बाय होमोलिटिक फिजन ऑफ द बॉन्ड। अब आप कहोगे कि अगर हमने लाइट दी है तो यहाँ पर
यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हम CH4 की बात करें एल्केन की, यहाँ पर क्लोरीन भी है। अब आप कहोगे कि क्लोरीन की ही फिजन क्यों हुई, क्लोरीन की ही बॉन्ड इस तरह से टूट के Cl रेडिकल और रेडिकल क्यों बनाए। हम ये भी तो कर सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से हैं, हम इनको भी तो तोड़ सकते हैं, या फिर कार्बन कार्बन है हम इसे भी तोड़ सकते हैं। बट क्या होगा, ये इजी टू ब्रेक है ये वाले बॉन्ड्स, ठीक है। जो वीक है क्लोरीन क्लोरीन जो हलोजन है वो वीक है इनसे, इसीलिए पहले सबसे ये टूटेंगे, ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन किसका होगा, Cl का होगा। और हम यहाँ पर मैकेनिज्म क्लोरीनेशन के बेसिस पे लिखते हैं क्लोरीन का, ठीक है। और वैसे ही ब्रोमिनेशन में होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्लोरीन जो है आपके पास Cl एक आपने लिया मॉलिक्यूल, उसकी करें यहाँ पर होमोलिटिक फिजन। अब ये देखो, ये हाफ हेडेड एरो का क्या मतलब है, सिंगल एरो का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या जा रहा है। सिंगल हेडेड एरो का मतलब है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब ये चीज़ हुई, और ये चीज़ किसकी वजह से हुई, HNO की प्रेजेंस में हुई, एंड प्रोसेस क्या है, ये होमोलिसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोलिसिस, जिसमें एक बॉन्ड टूटता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबरी पे दोनों एटम्स पे जाते हैं, दिस इज होमोलिसिस, ठीक है। होमो मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं दोनों को। तो यहाँ पर एक क्लोरीन रेडिकल मिला और ये दूसरा क्लोरीन रेडिकल मिला। अब ये दोनों क्या है, ये फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री है, बाउंडेड नहीं है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, इनिशिएशन रिएक्शन में आपका प्रोडक्शन होता है फ्री रेडिकल्स का। जब ये फ्री रेडिकल आपको मिल जाते हैं तब होता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन कैसे होता है, एल्केन ले लिया बेसिक CH4, मीथेन ले लिया, फिर मीथेन में क्या हो जाएगा, ये जो क्लोरीन रेडिकल ऊपर वाले स्टेप में मिले हैं वो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसको अटैक करेंगे। अब अटैक कैसे होता है, अब इसके अटैक की मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जैसे CH3 है, ठीक है, जैसे CH4 है यहाँ पर मीथेन, उस पर आपने अटैक कर दिया एक क्लोरीन रेडिकल। अब ये क्लोरीन रेडिकल है तो इसकी वजह से ये रेडिकल को ही चाहेगा, तो यहाँ पर जो CH बॉन्ड होता है उनका भी होमोलिसिस हो जाता है, होमोलिटिक फिजन हो जाता है। तो यहाँ से मिलता है आपको CH3 रेडिकल, जो ये पूरा पोर्शन है वो क्या हो गया, CH3 रेडिकल हो गया, और दूसरा हो गया H रेडिकल। अब ये H रेडिकल Cl रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, HCl, और बच जाएगा आपका CH3 रेडिकल, ठीक है। एक स्टेप मैं बता रही हूँ, बाकी आप समझ जाना, ठीक है, कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर रेडिकल है तो यहाँ से ये H रेडिकल अपने पास ले जाएगा और ये बना देगा HCl, एंड रिमेनिंग क्या बचा, CH3 रेडिकल यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये फिर से आएगा, CH3 पड़ा हुआ है रेडिकल। अब ये CH3 रेडिकल दूसरे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ClCl क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसके साथ रिएक्ट होगा। तो यहाँ पर इनकी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनकी भी होमोलिसिस हो जाएगी। तो CH3 ने एक क्लोरीन रेडिकल को अपने पास ले लिया प्लस, और बाकी क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐसे ही निकल गया, ठीक है। तो जो प्रोपेगेशन में है, दीज टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो आपको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ये जो 2 स्टेप्स है चेन प्रोपेगेशन के, ये लीड करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेन प्रोपेगेशन में सिर्फ यही चीज़ है, ठीक है। और क्या होता है, जो ये CH3 रेडिकल है एंड जो क्लोरीन रेडिकल है वो रिपीट करते हैं, रिपीट अबव रिएक्शंस, अबव स्टेप्स एंड हेंस सेट अप अ चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन क्यों है, तभी इसका नाम दिया गया है चेन प्रोपेगेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, चेन प्रोपेगेट होती रहती है। क्योंकि जो रेडिकल है, रेडिकल दूसरे जो फुली एक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, रेडिकल्स बनाते हैं, रेडिकल्स आगे दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, फिर से रेडिकल बनता है। तो इस तरह से चेन प्रोपेगेट होती रहती है, ये 2 स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे, और जब तक कि पूरे का पूरा जितना आपने अमाउंट लिया है ख़त्म नहीं हो जाता, ये रिएक्शंस चलती रहेगी। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि यही 2 रिएक्शंस होती है, ये 2 रिएक्शन इसलिए हम लिखते हैं, जब भी पेपर में आपको चेन
मैकेनिज्म आए तो चेन प्रोपेगेशन में ये दो रिएक्शन लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। बाकी भी फॉर योर नॉलेज मैं बाकी की रिएक्शंस आपको बताती हूँ कौन कौन सी होती हैं। मान लो कि यहाँ पर रिएक्शन होगी और CH3Cl जो आपके पास प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसके साथ ये जो क्लोरीन रेडिकल है वो मिल जाए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर HCl निकलेगा बाहर एंड यहाँ पर CH2Cl रेडिकल आ जाएगा। अब ये जो CH2Cl रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ और यहाँ पर बन जाएगा CH2Cl2। तो हाईली हलोजिनेटेड, मोर हलोजिनेटेड आपको अल्काइल हलाइड्स यहाँ पर मिलेंगे अगर ये क्या है, ये साइड रिएक्शंस है। वैसे ये पेपर में मत लिखना, अगर मैकेनिज्म पूछते हैं तो डायरेक्ट हम ये दो स्टेप्स इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अल्काइल हलाइड मिल रहा है, बट अदर साइड रिएक्शंस भी पॉसिबल है। इस तरह की कई मैनी रिएक्शंस पॉसिबल है जिन्हें हम साइड रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि मेन हमें ये दो रिएक्शंस होती है जिससे यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है CH3Cl। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्काइल हलाइड। तो ये है चेन प्रोपेगेशन, इस तरह से चेन प्रोपेगेशन होती है। अब टर्मिनेशन का मतलब कि ये तो चीज़ें रिपीट होती रहेगी, रेडिकल बन रहा है दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल रेडिकल बन जाएगा, तो इस तरह से चेन प्रोपेगेट हो रही है। अब इन जो ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस है इनका टर्मिनेशन मतलब इनका स्टॉपेज क्या है, कैसे इनको स्टॉप करना है, कैसे ये स्टॉप होगी। तो टर्मिनेशन में क्या होते हैं, या तो दो रेडिकल मिल जाए, दो क्लोरीन रेडिकल आपस में मिल गए और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दिया तो रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, या फिर CH3 भी मिल जाए, जो भी पड़े हैं, क्लोरीन भी पड़े हैं CH3 भी पड़े हैं, तो या तो ये दोनों मिलके ख़त्म हो जाए सारे क्लोरीन और Cl2 मॉलिक्यूल बन जाए, या CH3 मिलके बन जाए CH3 और CH3 इथेन, ठीक है, यहाँ पर इथेन का फॉर्मेशन हो जाए। या फिर क्रॉस भी आप कर सकते हो, CH3 और Cl रेडिकल मिलके CH3Cl जो कि हमें प्रोडक्ट चाहिए अल्काइल हलाइड वो मिल जाए। तो ये टर्मिनेशन स्टेप्स होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि जो टर्मिनेशन में है वो देखो यहाँ पर इथेन फॉर्म हो रहा है, तो हमें ये समझ आता है यहाँ से कि जब हम मीथेन का हमने क्या किया, मीथेन का जब हमने हेलोजिनेशन करा उसमें इथेन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। और क्यों मिलता है वो आपको मैकेनिज्म से समझ आता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ आता है इथेन एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ऑन हेलोजिनेशन, या फिर आप यहाँ कह सकते हो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में, ठीक है। तो ये थे स्टेप्स मैकेनिज्म के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हमने करी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।